हेलो नमस्कार। एग्ज़ाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो डेली हम क्लास को पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। और रोज़ की तरह हम सबसे पहले आज स्टैटिक जो टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे और कुछ ऐतिहासिक जो घटनाएं रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में बहुत सारे जो चुनाव नतीजे आए हैं उन पर थोड़ा विचार करेंगे। एक्चुअल में अभी कुछ लगभग 22 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिनके चुनाव रिजल्ट अभी तक आ नहीं पाए हैं, तो सारे चुनाव रिजल्ट मैंने अभी इंक्लूड नहीं किए हैं। कल वाली वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा तो उसमें आपके सामने सारे के सारे जो चुनाव से संबंधित जितने 9 राज्य रहे हैं उसमें जो उपचुनाव हुए हैं, कहाँ क्या कंडीशन रही है, महाराष्ट्र में महायुति का क्या रोल रहा, इसके अलावा आपका कह सकते हैं कि जैसे और झारखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति रही, क्यों कहाँ चुनाव जीते क्या हारे, सारा विश्लेषण मैं कल को आपको एक वीडियो में बना के दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने ऐतिहासिक तथ्यों पर। आज के दिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं क्या हुई हैं, तो हम बात कर रहे थे आज के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में कि ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं। तो आज ही के दिन 1221 में चंगेज खान की जो ख्वारिज्म साम्राज्य था इस पर मंगोल विजय समाप्त हो गई थी। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आज ही के दिन चंगेज खान का जो ख्वारिज्म साम्राज्य था मंगोल विजय जो है उसकी आज ही के दिन समाप्त हो गई थी। इसके अलावा 1642 में, ये महत्वपूर्ण घटना है, एक खोजकर्ता थे जिनका नाम था एबेल जाजून तस्मान। ठीक है, एबेल जाजून तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक द्वीप की खोज की थी। एक्चुअल में आजकल हम उसे न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। आपको पता भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर का नाम पड़ता है जिसका नाम क्या है? तस्मान सागर। तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1989 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी जो हैं, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष की आयु में टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक आज ही के दिन बनाया था। इसके अलावा 1961 में अरुंधति रॉय, आपको पता होगा भारत की बहुत प्रसिद्ध जो है वो क्या है, लेखिका हैं, उनका जन्म हुआ था और इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, और इनके बुकर पुरस्कार जो इनको मिला था, इनके उपन्यास का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, बहुत फेमस इनकी ये रचना है। तो ये जानना है कि आज ही के दिन क्या हुआ था, अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के कुछ क्वेश्चनों पर। तो हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? दरअसल हमारी जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम इसरो है, आप जानते ही हैं, तो इसरो का एक बहुप्रतीक्षित एक जो है अभियान है जिसका नाम है गगनयान। अब गगनयान को फंडिंग की आवश्यकता थी और इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी जो भारत के पास नहीं है उसकी आवश्यकता थी। तो इसमें दो तरीके थे, या तो एक मोटी फंडिंग ली जाए या इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी किसी के साथ हम साझा कर लें। तो अब हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने टेक्नोलॉजी को साझा किया है और इसरो और ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है ASA। ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम है इसका, ASA ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग के लिए समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं। और अगर बात करें तो इसमें क्या होगा कि आपका HFC के निदेशक डॉक्टर DK सिंह और अंतरिक्ष क्षमता शाखा के महाप्रबंधक जारोड पावेल ने क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों देश मिलकर अपने एक दूसरे, मतलब जो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की जो बातें हैं वो साझा करेंगे, टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करेंगे, साझा करेंगे, जिससे जो समस्या आ रही है गगनयान को मतलब प्रक्षेपित करने में, वो सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। भारत का आपको पता है कि 2040 तक चांद पर मनुष्य भेजने का प्लान है। 2035 तक भारत जो है अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने की जो है सोच रहा है। और अभी फ़िलहाल भारत के 2 चंद्रयान मिशन है, एक जापान के सहयोग से, एक भारत का खुद का है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को कहा जाता है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, आपको पता होगा कौन से शहर में है, कोलकाता बेंगलुरु शहर में है। अध्यक्ष इसके जो है वो कौन है, S सोमनाथ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। देखो ये
केवल केवल एक फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। यहाँ एक अच्छा खासा लोकतंत्र चल रहा था। होता क्या है कि लोकतंत्र चलते चलते आपको मैंने बताया ही है कि एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट मार्टिन द्वीप। तो सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका लेना चाह रहा था। अब सेंट मार्टिन द्वीप को देने से मना कर दिया किसने? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं शेख हसीना थी। अब शेख हसीना के खिलाफ जो है अमेरिका ने फंडिंग करके वहाँ के विद्यार्थियों को आरक्षण का हवाला देके भड़का दिया और स्थिति ये बनी कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो तो भारत ने शेख हसीना की जान बचवा दी, नहीं तो शेख हसीना की स्थिति वही थी कि जैसे शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया था, तो उसी तरीके से शेख हसीना भी मरने वाली थी। फिर उसके बाद भारत ने इसमें जो है संभावना जताई कि हम इसमें कुछ नया मार्ग निकालेंगे। अब दरअसल क्या है कि अब एक बात सुनने में आ रही है कि म्यांमार, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और इसके अलावा जो सेंट मार्टिन द्वीप है, इस पूरे एरिया को मिलाकर जो बन रहा है एक, तो यहाँ एक ऐसा सुना जा रहा है कि इन सारे एरिया को मिलाकर एक जो ईसाई कम्युनिटी है उसको मिलाकर जो है एक देश बनाने की बात चल रही है। तो उन सारे विवादों को देखते हुए अब क्या हुआ है कि अभी यहाँ पर मैंने एक दिन और पढ़ाया था आपको कि ह्यूमन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब जारी की कि हिंदुओं के खिलाफ कितना प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसमें जो है फिर क्या कर दिया था, वहाँ के जो ह्यूमन राइट कमिश्नर थे उनको हटा दिया था। तो अभी हम फिलहाल ये पढ़ रहे हैं कि आपके AM नसीरुद्दीन जो हैं वो वहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नए चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया है। 5 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व आपके नसीरुद्दीन करेंगे। 5 सालों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे। ये जनवरी 2009 में सेवानिवृत्त हो गए थे। इनको काफ़ी लंबा जो है अनुभव है। तो यहाँ की सरकार ये कह रही है कि अनुभव के आधार पर ये क्या करें, अपनी नई सरकार का गठन कराएं। बाकी मैंने आपको बताया भी था कि पूरी दुनिया के जितने भी आतंकी समूह के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, मिलजुल कर अभी एक बैठक की थी और उस बैठक में कोई कंक्लूजन ये खास निकाल नहीं पाए थे। बांग्लादेश की मुद्रा के बारे में आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश आपका एक बंगाल की खाड़ी में बसा एक छोटा सा देश है। इससे पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। मुद्रा यहाँ की टका है, राजधानी यहाँ की ढाका है। और अगर बात करें ढाका के अलावा कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो हैं मोहम्मद यूनुस हैं। कौन है कार्यवाहक? अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री यहाँ के मोहम्मद यूनुस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आपको पता होगा कि भारतीय थल सेना के प्रमुख, आपको ध्यान रखना है, थल सेना प्रमुख। थल सेना प्रमुख की अगर बात करें तो थल सेना प्रमुख को हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल का पद प्राप्त हुआ है? तो अभी क्या हुआ है कि नेपाल जो देश है, नेपाल ने हमारे थल सेना प्रमुख को क्या किया है, एक सम्मान दिया है और उन्होंने अपनी सेना के मानद जनरल पद का जो है इनको सम्मान दिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल ने नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से इनको सम्मानित किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल जो हैं वो इस समय कौन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं, आपको पता ही है और मैंने लास्ट क्लासों में आपको पढ़ाई रखा है तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। समारोह में राष्ट्रपति भवन की अगर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में जो है इनका ये सम्मान हुआ है। परंपरा भारत और नेपाल के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों को ये उजागर करने के लिए क्या किया गया है, ये जारी किया गया। दरअसल अभी भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो एक ट्रांजिशन जोन से गुजर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि उससे बचने के लिए भारत जैसे फंडिंग कई बार कर सकता है कि जैसे पिछले साल आपको पता होगा मालदीव की फंडिंग रोक दी थी तो पूरी तरह क्राइसिस हो गया था वहाँ पे। तो नेपाल ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि भारत जो है वो उसकी फंडिंग रोक दे और वहाँ क्राइसिस की ऐसी स्थिति आ जाए। इसलिए वो क्या कर रहा है, वो अपने संबंधों को जो है क्या कर रहा है और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा कि भारत और नेपाल के बीच एक काला पानी विवाद जिसको ब्लैक वाटर डिस्प्यूट कहोगे आप,
काला पानी विवाद जो है क्या हो रहा है, चल रहा है। क्लियर है। 1950 के दशक से आपसी सम्मान और सैन्य सहयोग को ये जो है दर्शाते हुए क्या किया जा रहा है, हर बार ये किसी ना किसी व्यक्ति को ये इस तरह का उपहार देते हैं। भारतीय और नेपाली सेना प्रमुखों के बीच हर 3 साल में मानद जनरलशिप का आदान प्रदान किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी बच्चे यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे उनको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जनरलशिप का आदान प्रदान ये करते हैं और रणनीतिक साझेदारी और साझा सुरक्षा हितों का ये क्या है, एक प्रतीक है। ये औपचारिक कूटनीति से परे घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करता है और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो नेपाल में है। इसको यहाँ पर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है तो दुनिया की सर्वाधिक बिजली बनाने की क्षमता, सर्वाधिक बिजली बनाने की क्षमता अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि सर ये किसके पास है, नेपाल के पास है। भारत और नेपाल के बीच कुछ बिजली को लेकर समझौते प्रयास चल भी रहे हैं, वो भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं तो हाल ही में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जिसको सी मोट के नाम से भी आज आप जान सकते हैं, तो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल 4थे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये हर बार लास्ट बार जो आपने एग्जाम दिया था उस एग्जाम में भी आई थी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो है इसका संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, गोवा में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर, गोवा में किया गया है। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की अगर बात करें तो 4थे संस्करण का उद्घाटन गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया गया है। मैंने लास्ट आपको क्लास पढ़ाई भी थी और उसमें बताया भी था कि 55वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है भारत का, वो कहाँ पर, गोवा में आयोजित हो रहा है। इसमें फोकस देश ऑस्ट्रेलिया है और इसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का विशेष सहयोग लेकर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ये एक सी मोट जो है क्या है, पहल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि युवा फिल्म निर्माताओं की पहचान करना, उनका पोषण करना, उन्हें बढ़ावा देना है और कौशल निर्माण और मार्गदर्शन को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। उभरती मीडिया प्रतिभाओं के लिए भारत के सबसे बड़े समर्थित मंच के रूप में ये मान्यता प्राप्त है। 2024 का संस्करण की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया है कि 20 नवंबर से 28 नवंबर तक ये चलेगा। नेटफ्लिक्स और पर्ल अकेडमी के द्वारा इसको समर्थन दिया गया है, वहाँ पर जो फंडिंग की है इन दोनों ने की है। और भारतीय सिनेमा के लिए एक समृद्ध भविष्य की कल्पना करने के लिए सीमोट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जितने भी RAS, जितने भी बच्चे RAS और आपका PCS का एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। उद्योग परिवर्तन हेतु नेतृत्व समूह लीड IT का 6वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, उद्योग परिवर्तन हेतु नेतृत्व समूह जिसको कहा जाएगा लीड IT, तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री आपका ट्रांजैक्शन, अगर इसकी बात करें तो इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है। कहाँ पर, बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। आपको पता होगा कि COP29 की एक बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है। तो COP29 की बैठक में अब क्या हुआ है कि उद्योग परिवर्तन हेतु नई एक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। 200 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हुए थे। 6वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इसकी सह अध्यक्षता की अगर बात करें तो जो बाकू अजरबैजान है उसके द्वारा जो है इसकी सह अध्यक्षता की गई है। और अगर बात करें तो 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन इसी के दौरान जो है क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 2023 में COP28 में लॉन्च किया गया लीड IT 2.0 जो है 2024-26 के लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। और इसमें एक बात और खास है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी भारत की तरफ से किरीट वर्धन सिंह और स्वीडन की रोमानिया पुरमोक्तारी ने जो है इसमें क्या लिया, भाग लिया था। 41 सदस्य देश थे इसमें, 200 जो है शामिल देश थे, 41 सदस्य देश हैं।
और शिक्षा जगत के विभिन्न हितकरों ने इसमें भाग लिया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित लीड आईसी का लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य प्राप्त जो है, जो गहन ऊर्जा है, कार्बन उत्सर्जन की क्या करनी है, कमी। जैसे 2070 तक आपको पता है कि कार्बन इमिशन जीरो का लक्ष्य है। कार्बन इमिशन जीरो का लक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये लक्ष्य है आपका 2070 तक है। पर आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जिसको कोप के नाम से जाना जाता है, इसका लक्ष्य ये है कि ये क्या है, 2050 तक ही जीरो करने का प्रयास करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, सरकार के द्वारा जो है ये एक पोर्टल जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, अगर बात करें कौशल विकास और स्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना, इसका क्या है, एक उद्देश्य है। हमारी सरकार 2015 से आपको पता होगा एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का अगर आपसे पूछा जाए कि मेन फोकस क्या है, तो जो प्राइवेटाइजेशन देश में चल रहा है, उस प्राइवेटाइजेशन में लोगों को रोजगार कैसे दिए जाएं, नए स्टार्टअप जो खुल रहे हैं उनको किस किस तरीके से जो है चलाया जाए, उसके लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, उन्होंने 21 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में विजन छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए एक पहल की घोषणा की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल है, ये पूछी जा सकती है, जो आपके एग्जाम आएंगे उसमें कई बार पूछा जा सकता है कि छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ध्यान रखना, दिल्ली में किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि जो जितने भी जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पढ़ाई तो कर रखी है पर उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको स्किल लेबर के रूप में जो है काम दिया जाए, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। 2016 में आपको पता होगा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। खासकर जो SC ST और महिला जैसे वंचित समूह हैं उनके लिए खास काम करने का प्रयास कर रहा है। गुरुग्राम स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास पर यह ध्यान केंद्रित करती है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भारत की अगर बात करें तो भारत के इस समय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं वो कौन है? जितेंद्र सिंह है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट लॉन्च किस संस्था द्वारा की गई है? ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कि जनवरी महीने में चुनाव है अब की बार। तो दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट लॉन्च किसके द्वारा की गई है? तो ये रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। विश्व बैंक के द्वारा क्या हुआ है, देखो इसमें बात बताता हूँ। तो नई दिल्ली में विश्व बैंक की रिपोर्ट नौकरियां आपके द्वार 6 राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए ये लॉन्च की गई हैं। फोकस क्षेत्र की बात करें तो इसमें फिर वही कौशल अंतराल विश्लेषण रिपोर्ट स्कूलों में सिखाए जाने वाले कौशल और उद्योग को बेमेल समझने पर यह जोर देगी। इसके अलावा करियर की तैयारी बढ़ाने के लिए 9 से 12 तक के कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जो कक्षा 9 से 12 तक जो बच्चे हैं साइंस की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो है स्किल डेवलपमेंट पर भी काफ़ी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर और ध्यान रखें तो नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण, मतलब जो धीरे धीरे जो कक्षा 8 से 10, 10 से 12, 12 के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके बारे में, उनको किस तरीके से हम अच्छी तरीके से जो है ऐसी शिक्षा दे सकते हैं कि जिससे उनको रोज़गार खुद ही पैदा हो और उनको ज़्यादा भटकना ना पड़े, उसके लिए जो है ये ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट में शामिल राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान इस रिपोर्ट में ये शामिल राज्य हैं। ठीक है, इनमें खासकर जो है जोर दिया जा रहा है कि ये बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों के बारे में भी काफ़ी रुचि रख रहे हैं, तो इनको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। सोनी स्पोर्ट्स ने ACC का मतलब है एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सभी टूर्नामेंटों के अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं। तो देखो 2024 में इनको ये वाला जो कार्यक्रम था ये मिला था। तो 2024 से 2031 तक जो एशिया के जितने भी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होंगे, चाहे वो पुरुष का हो
चाहे वो महिला का हो, वो सभी जो है वो किसके पास, जो सोनी आपकी जो पिक्चर्स लिमिटेड है इसके द्वारा जो है सारे सुरक्षित कर लिए गए हैं। इसमें ध्यान रखना यह है कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने 2024 से 2031 तक सभी आपके जो टूर्नामेंट है विशेष प्राधिकरण जो है इस समय हासिल कर लिए हैं, और इसमें पुरुष और महिला की जूनियर सीनियर प्रतिस्पर्धाएं सब होंगी। अगर बात करें तो इसमें आपका ACC पुरुष एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप, इसके अलावा आपका जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग के जितने भी और महिला वर्ग के जितने भी जो टूर्नामेंट है सभी इसमें शामिल है। आपको मैं और 2-3 फैक्ट और बता देता हूं कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप विजेता भारत रहा है, 2023 का वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है, और 2024 का जो वर्ल्ड कप T20 विजेता रहा वो न्यूजीलैंड ने आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका को क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद जो है ये जीते हैं टूर्नामेंट को। ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अभी आपको मैंने UPI से रिलेटेड भी बताया था कि UPI ने 50,000 रुपये से ज़्यादा जो है इसकी वो करके ट्रांजैक्शन सीमा बढ़ाकर जो है 2.5 लाख रुपए तक कर दी थी। अब RBI ने फीचर फ़ोन के लिए 1 2 3 पे की सीमा जो है वो कितनी कर दी है, तो 10,000 रुपये कितनी कर दी है, 10,000 रुपये तक बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के क्या किया जा सकता है, आराम से आपका पेमेंट किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो लेन देन की सीमा पहले 5,000 रुपये थी इसमें, अब इन्होंने बढ़ाकर 10,000 कर दी है। इससे डायरेक्ट 400 मिलियन फीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए डायरेक्ट जो है वो 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। UPI लाइट वॉलेट सीमा की अगर बात करें तो पहले UPI लाइट से केवल 2,000 रुपये तक की सीमा थी, अब UPI लाइट से भी 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक बड़े आराम से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। 2022 में आपका UPI 1 2 3 पे आपका जो है लॉन्च किया गया था। ये IVR, मिस्ड कॉल और ध्वनि आधारित भुगतान के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस के बिना डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाता है। अगर UPI की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड आपको ध्यान रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अगले अब बात करें तो UPI जो है आपका है क्या, तो ये IVR कॉल उपयोगकर्ताओं को पूर्व निर्धारित नंबर पर कॉल करते हैं और ध्वनि संकेतों का पालन करते हैं। मिस्ड कॉल से क्या होता है, व्यापारी विशिष्ट नंबरों पर मिस कॉल करके माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। ऐप आधारित लेन देन की बात करें तो फीचर फोन के लिए सरलीकृत UPI ऐप भी बनाया हुआ है। ध्वनि आधारित भुगतान की अगर बात करें तो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके भी लेन देन जो है बड़े आराम से किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और RBI की अगर बात करें तो 2024 के कुछ आंकड़े मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपको याद रखने हैं कि RBI की जो रेपो रेट है वो पिछले 9 साल से अब की बार भी इतनी रही है, 6.5% रही है। GDP वृद्धि पूर्वानुमान जो है वो वर्ष 2025 के लिए 7.2% है। मुद्रास्फीति लक्ष्य जो है 2025 के लिए 4.5% है। और इस समय आपको पता होगा कि RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास इस समय RBI के गवर्नर है। अगले साल इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आपका 24 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 नवंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर की शहादत और अद्वितीय बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है ये। और अगर कहा जाए तो कई बार निकनेम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस सिख धर्म गुरु को भारत का कवच कहा जाता था, तो गुरु तेग बहादुर को भारत के कवच के रूप में भी जाना जाता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, सिख धर्म में कुछ गुरु हुए हैं, केवल 10 धर्म गुरु हुए हैं। उसमें पहले जो धर्म गुरु हैं गुरु नानक देव, इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तलवंडी नामक स्थान में, तलवंडी नामक स्थान पर जो है इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इस समय ये वाला एरिया जो है आपका पाकिस्तान में है। इसके अलावा सबसे लास्ट के जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या हुआ, इन्होंने नए गुरु को मानने की प्रथा बंद कर दी और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मान लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नया धर्म कौन सा है,
तो सबसे नया धर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सबसे नया धर्म कौन सा है? सिख धर्म है। कौन सा धर्म है? सिख धर्म है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।